हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली के बारे में, जिसका चौथा सत्र हाल ही में हुआ है। और जानेंगे कि इस वीडियो में यूएनईपी क्या है और यूएन के जो पर्यावरण सभा होती है इसके अभी तक 4 सत्र हुए हैं और ये क्या काम करते हैं और इनके सत्र में रिसेंटली जो सत्र आयोजित किया गया था उसमें क्या बात उभर कर आई है पर्यावरण के लिए। तो इन सभी बातों को कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड कोर्सेज है जहाँ पे आप यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए बात करते हैं कि हम यूएनईपी या फिर यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंटल प्रोग्राम को और जो ये रिसेंटली जो सभा हुई है पर्यावरण सभा, इसके चौथे सत्र को कैसे कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, इस जो ये सभा हुई है इसके तहत क्या निकल के आया है और यूनाइटेड नेशंस के जो ये एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है ये क्या होता है। फिर ये जानेंगे कि इसके काम क्या है और हाल अभी तक क्या क्या पहल इसने ली है और क्या क्या काम इसने अभी तक किए हैं। इस प्रकार की चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फाइनली जिस चीज़ के बारे में हमने ये वीडियो बनाया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा क्या होती है, किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार ये यूएनईपी का एक वर्किंग निकाय आप जिसे कह सकते हैं वो है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस पूरे वीडियो में कंप्लीट एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र यूएनईएफओ अर्थात यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली का चौथा सत्र केन्या के नैरोबी में संपन्न हुआ है। और जो ये सत्र हुआ था इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण से संबंधित वैश्विक समस्याओं के निदान संबंधित उपायों पर चर्चा करना, कि जो पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं निकल के आ रही है उनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करना इसका उद्देश्य रखा गया था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के चौथे सत्र का विषय जो हर एक सभा का यहाँ पे रखा जाता है वो इस सभा का था कि पर्यावरणीय की चुनौतियों अर्थात हमें पर्यावरण एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात करनी है। और सतत उत्पादन एवं खपत अर्थात जितनी भी डिमांड हो रही है उसकी सप्लाई करते हुए अभिनव समाधान, कि हम एनवायरनमेंट को बचाते हुए एक ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस को निकाल के लेके आए कि जितनी डिमांड है उसको सप्लाई भी कर दें और एनवायरनमेंट को भी किसी प्रकार का खतरा न हो। इस प्रकार का विषय इसका रखा गया था। तो ये हमने बात की कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। अब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में अब पूरा डिस्कस करेंगे। तो इस कार्यक्रम की स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उप परिणामों के स्वरूप हुई थी। तो इसका कब गठन हुआ? 1972 में। कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में हुआ, क्योंकि उस वक्त वहाँ मानव पर्यावरण पर जो एक संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन हो रहा था उसी के परिणाम स्वरूप ये एक तरीके से निकल के आई है। तो हम ये कह सकते हैं जो इसकी आधारशिला रखी गई थी वो स्टॉकहोम में रखी गई थी। इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण करते हुए मूल्यांकन एवं पारंपरिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, इस प्रकार के उद्देश्य यूएनईपी के रखे गए हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। तो ये बात की कि बेसिक्स क्या है यूएनईपी के। अब बात करते हैं कि यूएनईपी के काम क्या है, किस प्रकार के काम यूएनईपी करता है। तो जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज दुनिया में उभर के आते हैं तो उनके सॉल्यूशंस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को रिजोल्व करती है, उनको इंडिकेट करती है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिजोल्व करने की कोशिश करती है। तो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उन्हीं संगठन्स को हेल्प करने के लिए यूएनईपी एक तरीके से उत्प्रेरक का काम करती है, उनको हेल्प करती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। यही काम है यूएनईपी के। अब यूएनईपी के इन्हीं कामों में से कुछ कामों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो यूएनईपी का जो कार्यक्रम है उन्हीं में से एक काम है कि 1975 में जो GEMS है, पर्यावरण को
ऑब्जर्व करने के लिए GEMS का जो GEMS नाम से जो एक डिवाइस को वहाँ पे स्थापित किया गया था, ग्लोबल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो एक सिस्टम बनाया गया था, वो भी इसी के कामों में से एक है, जिसका काम है कि केंद्रों के एक तंत्र से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विश्व के जलवायु परिवर्तनों, विश्व की पारिस्थितिक स्थिति, जल प्रदूषण तथा उष्णकटिबंधीय वनों से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध करवाना, उनके बारे में डेटा देना, ये भी एक UNEP का काम है। तो 1975 में हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां से हम इस प्रकार के डेटा को ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं 1985 में, जहां पे एक काम दोबारा UNEP के द्वारा किया गया, वो था भूमंडलीय संसाधन सूचना डेटाबेस या ग्लोबल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डेटाबेस को बनाना। तो इसके तहत क्या होता था कि हमने 1975 में जो हमने सिस्टम बनाया था उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हमें कुछ सूचनाएं वहां से मिल रही थी। फिर 1985 में जो ये डेटाबेस बनाया उससे क्या हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन हमें पहले मिल रही थी अब उससे हम किस प्रकार की उपयोगी सूचनाएं, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन, हम उसको एक्सट्रैक्ट करके हम ये पता लगा पा रहे हैं कि कहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, किस प्रकार के एनवायरमेंटल इश्यूज कौन से एरिया में है, जिससे क्या होगा कि हम उनको डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके वहां पे उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस प्रकार के काम UNEP के द्वारा किए गए हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि UNEP द्वारा अत्यावश्यक पर्यावरण सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र केंद्र जेनेवा तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण तकनीकी केंद्र ओसाका की भी स्थापना की गई है। किसकी हेल्प के लिए? UNEP की हेल्प के लिए। और UNEP अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ भी सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर काम कर चुका है अब तक। तो ये हम अब तक बात की कि UNEP किस प्रकार के काम करता है। अब बात करेंगे कि अब तक UNEP ने किस प्रकार के पहल किए हैं या फिर किस प्रकार के काम अभी तक UNEP ने किए हैं। तो पर्यावरण सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय नियमों, जो पर्यावरण को बचाने के लिए, जो एनवायरमेंटल के जो इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉज बनाए जाते हैं उन्हीं को बनाना और उनको अंगीकृत करवाना या किसी कंट्री में उनको अप्लाई करवाना, उन्हीं कामों में UNEP की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और 1985 में जो ओजोन परत की सुरक्षा हेतु एक संधि की गई थी, उसको जो वियना सम्मेलन में स्वीकार करवाया गया था, वहाँ पे भी UNEP का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था। तो इस प्रकार के काम अभी तक UNEP के द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा और भी कुछ काम किए गए हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे मेन है वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, जो 1989 में जो इशू उठाया गया था, जो संधि या फिर जो कॉन्सेप्ट लेके आया गया था कि किस प्रकार वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए विकसित देशों में और विकासशील देशों में, उसके लिए 1989 में जो कॉन्सेप्ट लाया गया था उसको बेसल संधि द्वारा 1992 में लागू किया गया था। और ये करती क्या है, जो विकासशील और विकसित देश है वहाँ पे कचरे के जमाव को रोकती है। और इसी प्रकार के काम UNEP ने अभी तक किए हैं। जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो UNEP के द्वारा फोकस किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं और फाइनली उनको रिजॉल्व किया गया है। तो UNEP द्वारा 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के आयोजन में व्यापक मदद उपलब्ध करवाई गई थी। इस सम्मेलन में संवहनीय भूमंडलीय विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया और प्रति सम्मेलन के आग्रह पर महासभा ने एक संवहनीय विकास आयोजना की स्थापना की, जो पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से जूझने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखता है। तो ये एक पॉइंट और है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार UNEP ने हेल्प की एजेंडा 21 को बनाने में। और एजेंडा 21 हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई और करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि UNEP के प्रायोजकों में गंभीर रूप से जो सूखाग्रस्त देश हैं, जहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो या फिर एशिया में भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सूखा ज़्यादा है, मरुस्थलीकरण ज़्यादा हो रहा है, उससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि 1994 को अंगीकृत करवाया गया। इसमें भी UNEP का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था। तो UNEP ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जो ढांचागत समझौता है वो 1994 में लागू करवाया, जिसमें UNEP का बड़ा रोल था। यूनेप द्वारा संकटापन्न जंतुओं व पादपों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर की गई 1973 की संधि को भी प्रशासित किया जाता है और 1993 में जैव विविधता संधि लागू हुई UNEP के थ्रू। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अभी तक UNEP ने किस किस प्रकार के काम एनवायरमेंटल इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हुए किए हैं। तो UNEP ने
इस प्रकार के काम जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं अभी तक एनवायरमेंटल इश्यूज़ को रिजोल्व करने के लिए किए हैं। अब फाइनली बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा या यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंटल असेंबली के बारे में कि ये क्या है और किस प्रकार काम करती है। तो जो UNEA है वो UNEP का क्या है, प्रशासनिक निकाय है जो काम करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिजोल्व करके आइडेंटिफाई करके उनको इम्प्लीमेंट करवाता है, उस प्रकार का काम UNEA करती है। और पर्यावरण के संदर्भ में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है, संयुक्त राष्ट्र सभा पर्यावरण सभा, जिसके तहत हम क्या करते हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं और फाइनली उन रूल्स को कौन इंप्लीमेंट करवाता है, UNEA। क्योंकि इस सभा में यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन लेते हैं और पार्टिसिपेशन लेने के बाद यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली सभी कंट्रीज़ के द्वारा उनको फॉलो किया जाता है, या फिर UNEA ये इंश्योर करती है कि उन जो डिसीजंस लिए गए हैं उनको सभी मेंबर स्टेट्स के द्वारा माना जाए। इसलिए UNEP का प्रशासनिक निकाय होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है यूनाइटेड नेशंस की, जो काम करती है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। और ये पर्यावरणीय सभा वैश्विक पर्यावरण नीतियों हेतु प्राथमिकताएं निर्धारित करने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून विकसित करने के लिए हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। तो UNEA की जो मीटिंग है हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का गठन जून 2012 में किया गया था। कब किया गया, जून 2012 में। तो 1974 से 2012 में हम UNEP टू UNEA बन पाए। तो ये बात की कि UNEA क्या है, UNEP की ही एक प्रशासनिक निकाय है। अब 2018 में रिसेंटली जो सभा हुई है अब उसके बारे में बात करते हैं। तो इस सभा के दौरान सभी राष्ट्र जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन लिया इस बात पर सहमत हुए कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के तहत जो लक्ष्य बनाए गए थे उनको प्राप्त करने के लिए विकास के नए मॉडल की तरफ सभी देश अग्रसर होंगे, उस तरफ कदम बढ़ाएंगे। और सभी राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से 2030 तक एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों जैसे कप, कटलरी, बैग आदि में कटौती करने पर भी सहमति जताई, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसीलिए प्लास्टिक के यूज़ को कम करने के लिए भी 2030 तक जो टारगेट रखे गए हैं उनको कम करने के लिए सभी राष्ट्र अब अग्रसर होना चाहते हैं। तो इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट का 6वां संस्करण भी जारी किया। तो इस प्रकार के पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि अगर वनडे एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट है उसका 6वां संस्करण कब जारी किया गया, कौन से कार्यक्रम में जारी किया गया और कहाँ जारी किया गया, इन प्रकार के क्वेश्चंस को वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। तो आप इनको याद रखिएगा। सो हम हमारी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय।